नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसआर स्टडी पर। दोस्तों, आज से हम एक टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसके माध्यम से आपको कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी बुक की सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो करवाए जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से। तो दोस्तों, इस टेस्ट के माध्यम से आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। इन क्वेश्चन में से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज के वीडियो पर। लेकिन वीडियो पर जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक तुरंत पहुँच के और आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। तो दोस्तों, चलते हैं आज के वीडियो पर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा, चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। तो दोस्तों, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा की गई। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई तथा सर एलिजा एम्पे को इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? भारत परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो दोस्तों, भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का जो प्रथम प्रयास है वो भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा किया गया था। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा वायसराय की परिषद का विस्तार करते हुए पहले से निर्धारित 4 सदस्यों के अतिरिक्त विधि संबंधी विषयों हेतु एक 5वें सदस्य की नियुक्ति की गई। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा प्रत्येक सदस्य को एक विशिष्ट विभाग आवंटित करते हुए विभागीय प्रणाली का प्रारंभ की गई। कैनिंग ने तीन भारतीयों को बनारस के राजा, पटियाला के महाराज तथा सर दिनकर राव को भी इस परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया। इस परिषद को केवल सलाह देने का अधिकार तथा वित्तीय विषयों पर चर्चा नहीं कर सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919। जो बजट पर जो चर्चा करने का अधिकार है वो भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा वायसराय की परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और परिषद के कार्यों का विस्तार कर दिया गया। इसके अंतर्गत परिषद के सदस्यों को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की गई, परंतु उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दी गई कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों, देखते हैं। नियंत्रक मंडल की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ईसाई मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, गवर्नर जनरल की परिषद में कानून सदस्य की नियुक्ति। तो दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा कंपनी के राजनीतिक एवं व्यापारिक क्रियाकलापों को अलग कर दिया गया तथा कंपनी के राजनीतिक क्रियाकलापों के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई। चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई। साथ ही भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया था। चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। साथ ही गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य लॉर्ड मेकाले की नियुक्ति की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने,
किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई? केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई 1892 के भारत परिषद अधिनियम एक्ट के द्वारा, 1909 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा या 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। तो दोस्तों 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का गठन किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में अनेक सुधार किए गए। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई। महिलाओं को भी मत देने का अधिकार दिया गया। इसके द्वारा प्रांतों में द्विविध शासन की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया। इसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। प्रांतों में द्विविध शासन की जो व्यवस्था है वो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके द्वारा है, निम्न में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से पृथक किया गया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो दोस्तों बर्मा को भारत से अलग है वो 1935 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। 1935 के अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के द्वारा वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और उड़ीसा एवं सिंध नाम के दो नए प्रांत बनाए गए। इसी अधिनियम के अंतर्गत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है, 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? संघीय विधान पालिका को, प्रांतीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय गवर्नर को। तो दोस्तों 1935 के अधिनियम के द्वारा अवशिष्ट शक्तियां हैं वो गवर्नर जनरल को दी गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों, संघ सूची, प्रांतीय सूची तथा समवर्ती सूची में किया गया था। अवशिष्ट शक्तियां सहित विदेशी प्रतिरक्षा तथा कुछ आपातकालीन अधिकार गवर्नर जनरल को प्रदान किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा दी गई है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से प्रेरित है। वर्तमान में यह शक्ति संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका या आयरलैंड? तो दोस्तों जो संघीय व्यवस्था है भारत की वो कनाडा से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। कनाडा के संविधान में केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक सशक्त है। भारत में अवशिष्ट शक्तियां अनुच्छेद 248 पर विधि बनाने का अधिकार संसद को है। अनुच्छेद 201 के अनुसार राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना आदि उपबंध कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आइए जाने राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। संघ राज्य शब्दों की समवर्ती जो सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक सशक्त है तो ये कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस विषय में भिन्न है कि भारत में वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है। सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था है। द्विसदनीय विधायिका है। यह न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। तो दोस्तों
भारतीय जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस संबंध में भिन्न है कि भारत में जो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है वो ब्रिटेन में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में संसद सर्वोच्च है तथा प्रभुत्व संपन्न है। यहाँ पर कोई लिखित संविधान नहीं है और न्यायपालिका को विधायिका द्वारा निर्मित किसी कानून का न्यायिक पुनरावलोकन करने का कोई अधिकार नहीं है। भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन प्रत्यक्षतः नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 13 में निहित है। इसके अंतर्गत न्याय कार्यपालिका के किसी आदेश या विधायिका के किसी कानून पर न्यायालय द्वारा पुनर्विचार करना और असंवैधानिक पाए जाने पर उसे रद्द करने का अधिकार है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहां की जनता के द्वारा की जाती है। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, ये कथन सत्य है। प्रारंभिक अमेरिकी संविधान परिसंघ की व्यवस्था करता था, परंतु अमेरिकी गृह युद्ध के पश्चात संघीय न्यायपालिका द्वारा किए गए विभिन्न निर्णयों ने उसे संघीय स्वरूप प्रदान किया है। संघात्मक व्यवस्था के अनुरूप अधिकांश विशेषताएं अमेरिका संविधान में शामिल है, जैसे लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, दोहरी न्यायपालिका, दोहरी नागरिकता, सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति, राज्यों को अपने पृथक संविधानों की उपस्थिति आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ग्रहण की गई है? फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका या रूस? मौलिक अधिकार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित मूल अधिकार अमेरिका के अधिकार पत्र के समान है। इन अधिकारों को प्राकृतिक और अपरिहार्य अधिकार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से, बम्बई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से या पंजाब से? तो दोस्तों, B.R. अम्बेडकर का जो निर्वाचन है वो बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में 1946 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निर्वाचन अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से हुआ था। देश के विभाजन के पश्चात यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बम्बई प्रेसिडेंसी से के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? 1886, 1951, 1891, 1956, 1877, 1961, 1889, 1961। तो दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 1891 में और मृत्यु 1956 में हुई थी। भारतीय संविधान के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जगजीवन राम? तो दोस्तों, डॉक्टर एस राधाकृष्णन हैं वो प्रथम जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था उसके सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत अंतरिम सरकार का गठन 24 अगस्त 1946 में किया गया। अंतरिम सरकार के सदस्य में जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, जगजीवन राम आदि सदस्य शामिल थे। लेकिन डॉक्टर एस राधाकृष्णन अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे, बल्कि वे स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ था? 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 19 नवंबर 1947 या 30 जून 1949? तो जो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन है वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को
हुई, जिसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुआ था। बैठक में 389 सदस्यों में से 211 सदस्यों ने ही भाग लिया था। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, BN राव या महात्मा गांधी? तो संविधान सभा के समक्ष संविधान की जो प्रस्तावना है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को इस दिन जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस उद्देश्य प्रस्ताव के प्रारूप में भारत के भावी प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। इस प्रस्ताव में एक संघीय राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई थी, जिससे सभी लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय आदि सुनिश्चित हो सके। इस प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। आइए जाने कुछ संविधान सभा के मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष वो HC मुखर्जी व TT कृष्णामाचारी थे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेस सदस्य थे वो KM मुंशी थे। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा का सदस्य थे वो VT कृष्णामाचारी थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको पहुंच सके और आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय।